जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस और रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं ना, ये उस टाइप के प्रश्न लिए गए हैं जिस टाइप के प्रश्न 2023 में पूछे गए थे। देखो, जो आपका हार्ड वाला प्रश्न पूछा जाएगा ना, वो करंट अफेयर्स का ही रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का नया नया रहता है। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स का प्रश्न देखे नहीं रहते हैं, तो जब वो पूछ देता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड पूछा गया था। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स का प्रश्न भी देखते रहना है, ठीक है ना। लगातार पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और इससे पहले वाला जो आप लोगों का क्लास हुआ था उसमें एक प्रश्न मिस्टेक हो गया था, तो उस प्रश्न को मैं दोबारा यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है ना। यही वो वाला प्रश्न था कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, ये मिस्टेक हो गया था, तो इसको देख लेना। देखो, अभी जैसे पैनल पर आकर सामने से पढ़ाना बहुत कठिन बात होता है मेरे भाई। आप लोग देख लेना, किसी से पूछ लेना या आकर ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अभी मैं शुरुआत किया हूं ना, तो थोड़ा बहुत मतलब कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार मिस्टेक होगा तो वो मिस्टेक ही रहेगा। मेरे नज़र में जैसे ही आएगा, मैं जैसे ही उसको दोबारा देखूंगा ना, तो मैं यहाँ पर दोबारा उस प्रश्न को लाऊंगा और उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बता दूंगा। और एक ही बार नहीं, कई बार लाऊंगा, ताकि वो प्रश्न आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। तो लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जी को जाना जाता है। अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जी को जाना जाता है। इसका पूरा पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और कल जो आप लोग का क्लास हुआ था ना, उसका भी पूरा पीडीएफ आज मैं अपने एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर को। अगर पूछ देगा कि हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा जी को जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर जी के बारे में पूछेगा ना, तो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में पूछेगा। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जो सौरव गांगुली है, सौरव गांगुली पूछ देगा बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली जी को जाना जाता है, ठीक है ना। बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली जी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व क्षय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व क्षय दिवस कब मनाया गया? 5 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च और 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से आप लोग जवाब दो। हाल ही में विश्व क्षय दिवस कब मनाया गया? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 24 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में विश्व क्षय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया गया। और 23 मार्च को क्या मनाया गया? 23 मार्च को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया गया। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हाल ही में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए
पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ देगा कि राजस्थान की राजधानी कहां पर है, तो राजस्थान की राजधानी कहां पर है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी कहां है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पूछ देगा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बने हैं, ठीक है ना। भजन लाल शर्मा आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा जी बने हैं। अभी आप लोग को मेरे राइटिंग पर नहीं जाना है, ठीक है ना। राइटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगा, पूरा कॉपी में लिखता हूं तो अच्छा लिखाता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हाल ही में बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो अफगान का पहली लड़ाई कब हुआ था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1839 से 42, 1842, 1914 से 1918, 1939 से 1945 और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी? अफगान का पहली लड़ाई 1839 से 42 में हुआ, ठीक है ना। अफगान का पहली लड़ाई कब हुआ? देखो ये अगले बार पूछा गया था जीडी के पेपर में, तो दिमाग में बैठा लेना कि अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ। तो 1839 से 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है ना। पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का आपका जो राजधानी है वो भोपाल में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में है। यहाँ पर नीचे आपका दिया है उड़ीसा, तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है ना। उड़ीसा का राजधानी कहाँ पर है? तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ पर दिया है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजधानी आपका श्रीनगर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पर गुजरात दिया है, तो गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है, ठीक है ना। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? ये कलम सही से चल नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये नोट में मैं नहीं इसको किया हूँ ना, इसलिए जैसे इसका एक प्रोसेस होता है, पीपीटी बनवाया हूँ ना, तो इसलिए कलम थोड़ा मोटा चल रहा है। इसका मतलब पतला नहीं कर सकते हैं, नोट में जब बताएंगे तब जाकर उसको मतलब पतला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल में है और गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे।
जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है ना। पूछ देगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछेगा तो पूछ देगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। राष्ट्रपति जी के बारे में पूछेगा तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और पूछ देगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है ना। तो ये चारों आप लोगों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, चारों के बारे में। ठीक है ना। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले बार आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत लोग गलती कर दिए थे। ठीक है ना। लिखा गया है कि 400 मीटर वाले आर्मी ट्रक का आकार कैसा होता है? ट्रैक यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। आर्मी ट्रैक यहाँ पर रहेगा, इसको आप लोग सही कर लेना। तो 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है? जैसे 400 मीटर का जो ग्राउंड होता है जिस पर हम लोग दौड़ लगाते हैं, तो उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, और इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। इसका राइट आंसर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना। अंडाकार मीटर 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अंडाकार हो जाएगा। ठीक है ना। अंडाकार इज राइट आंसर। 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है? तो 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार अंडाकार होता है। ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना। 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। ये वाला आपका राइट आंसर है, देख लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ELBW किससे संबंधित है? अगली बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि ELBW किससे संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से और टेबल टेनिस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये जो ELBW है ना, इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ELBW किससे संबंधित है? तो ELBW क्रिकेट से संबंधित है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगले बार पता है क्या पूछा गया था? अगले बार पूछा गया था, जो कोई सोच नहीं सकता है वो पूछा गया था। ठीक है ना। पूछा गया था कि दूसरा खेल किससे संबंधित है? तो दूसरा खेल किससे संबंधित है? दूसरा खेल भी क्रिकेट से संबंधित है। अगले बार पूछा गया था, तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। ELBW किससे संबंधित है? ELBW क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा खेल भी क्रिकेट से संबंधित है। देखो यार, बोलने में कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा होगा या लिखने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। धीरे धीरे सब कुछ पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, झेलम और राप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आगरा है ना, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बोला गया है यहाँ गंगा, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका गंगा नदी के किनारे। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कई बार लिख कर बता चुका हूँ। गंगा नदी के किनारे एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है ना।
हरिद्वार आपका आ गया, कानपुर आ गया, इलाहाबाद आ गया, वाराणसी आ गया और पटना आ गया। ये पूरा का पूरा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। आपका कौन कौन सा, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये पूरा आप लोग का गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। श्रीनगर आपका, अब लग रहा है कि मेरा राइटिंग बैठेगा, श्रीनगर आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। धीरे धीरे मेरा राइटिंग सही हो जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो र वाला मात्रा है ना, ये मैं ऐसे ही लिखता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 6, 7, 5 और 4 है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सबसे आसान प्रश्न यही है। अगर ये गलत होगा तो फिर आप मेरे भाई मतलब थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, अगर फौजी बनना है तो। इंद्रधनुष में कितने कितने रंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929, 1919, 1945 और 1947। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं लास्ट में जैसे आप लोगों को मतलब एक जीएस का प्रश्न दूंगा होमवर्क के लिए, जो कल आप लोगों को करके आना है, और एक रीजनिंग का दूंगा, तो उस पर भी आप लोगों को गौर करना है, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ। यूएनओ का स्थापना कब हुआ, यूएनओ का स्थापना आपका 1945 में हुआ, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ का स्थापना हुआ। बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ। यूएनओ का स्थापना कब हुआ, यूएनओ का स्थापना यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई आप लिख नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो। तो लो मैं लिख दिया, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ। और अपना भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 को, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूछ देगा कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा, ठीक है ना। उगते सूर्य का देश आपका जापान को कहते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, उगते सूर्य का देश आपका जापान को कहते हैं। और नॉर्वे के बारे में अगर पूछ देगा ना, तो डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर डूबते रहेगा, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश आपका नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है ना। मध्य रात्रि का देश और डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। इसको मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। नॉर्वे को क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है, मध्य रात्रि का देश है। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं, डूबते सूर्य का देश कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन की राजधानी कहाँ पर है, तो चीन की राजधानी कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि चीन जो देश है ना, वो भारत का पड़ोसी देश है। और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, मतलब सभी लोगों के राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ के मुद्रा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चीन की राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग, काठमांडू, इस्लामाबाद और ओटावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन की जो राजधानी है ना, वो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है ना। पूछ देगा कि नेपाल का राजधानी कहाँ पर है, किसका राजधानी, नेपाल का राजधानी कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नेपाल का राजधानी आपका काठमांडू है, ठीक है ना। नेपाल का राजधानी काठमांडू है। और इस्लामाबाद कहाँ का राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का राजधानी है, ठीक है ना। इस्लामाबाद कहाँ का राजधानी है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का राजधानी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल का राजधानी, यहाँ नेपाल रहेगा, ठीक है ना, नेपाल का राजधानी काठमांडू है, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, कनाडा का राजधानी कहाँ पर है, कनाडा का राजधानी ओटावा है, ठीक है ना, कनाडा का राजधानी कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कनाडा का राजधानी आपका ओटावा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, 6, 9 और 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना, वाटर पोलो में आपके टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल अगर बोलेगा ना तो रग्बी फुटबॉल में आपके रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पता है, एक भाई साहब कमेंट किए थे, जैसे जो सर मैथ पढ़ा रहे थे, तो इस तरह से जब वो लिख रहे थे ना तो ये बहुत तेज के इस पर मतलब क्लिक कर रहे थे, तो वो बोले थे अरे सर जी थोड़ा धीरे धीरे बोर्डवा पर लिखिए, नहीं तो नीलेश भाई को दुख हो रहा होगा, अभी नया नया बोर्डवा खरीदा है। तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो माइक में लगाया हूँ ना ये बहुत तेज कवर करता है बाहरी आवाज़, तो देखूंगा अगर ज़्यादा बाहरी आवाज़ आएगा तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी अभी मतलब नया नया है तो ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाने के लिए आया है तो भाई पढ़ाया ही जाएगा, अभी इस तरह हवा हवा में थोड़ी के लिखेंगे तो पता नहीं कैसे कैसे सोच के लोग रहते हैं यार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 261 ईस्वी पूर्व, 712 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर का भारत पर कब आक्रमण हुआ, तो सिकंदर का भारत पर कब आक्रमण हुआ, 326 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर का भारत पर कब आक्रमण हुआ, तो 326 ईस्वी पूर्व मतलब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है ना। आप लोगों के 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। मैं आज आप लोगों के सामने जितना भी जीके का प्रश्न लेकर आया था, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है, इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जाएगा क्या। मेरे भाई प्रीवियस ईयर का प्रश्न आज मैं लेकर आया था, आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाकर देख लेना, मतलब पिछले साल जो पेपर में पूछे गए थे वही सब जीके जीएस का प्रश्न मैं यहाँ पर आज लाया हूँ, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब क्लर्क में तो दूसरा जीके पूछेगा, जीडी में तो दूसरा जीके पूछेगा, टेक्निकल में तो दूसरा जीके पूछेगा। नहीं मेरे भाई, जीके का जो प्रश्न रहेगा वही पूछेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जैसे क्लर्क में दूसरा जीके का प्रश्न पूछेगा, मतलब जैसे टेक्निकल में दूसरा पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो ये आर्मी का पेपर है तो इसी लेवल का प्रश्न बनेगा, जीडी लेवल का एसएससी जीडी लेवल का प्रश्न जैसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रखना है। और जितने लोग अभी नए नए तैयारी करना शुरू किए हो, पेपर देने कभी नहीं गए हो, तो उतने लोगों के मन में काफी ज्यादा घबराहट आ रहा होगा। तो मेरे भाई बस पढ़ाई करते रहो, इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। मेरे एप्लीकेशन में पिछले साल जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर वाले में, ठीक है ना। और जितने लोग टॉपिक वाइज जैसे जीके जीएस पाना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपये अगर मेरे एप्लीकेशन में परचेज करेंगे तो 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा जीके का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कितने रुपए में, सिर्फ 99 रुपया परचेज करने पर पूरा का पूरा पीडीएफ उसमें खुल जाएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, जैसे पढ़ाई करने के बाद सोच रहे हो कि यार मैं मॉक टेस्ट लगाऊं ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है, तो मेरे भाई सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ 49 रुपए में पूरे 30 मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट मिलेंगे ना, प्रीवियस ईयर में पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे उसी टाइप के प्रश्न इसमें है और काफी मेहनत से बनाया गया है, तो जाकर इसका आप लोग फायदा उठाओ, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और जितने लोगों को भी मेरे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे भाई टेंशन ना लो, जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं ना
ना। बस इसी साल अगर ज़्यादा ये लोग इस तरह से करेंगे ना तो फिर बस इस साल के बाद से फिर उन लोगों को मैं कभी बोलूँगा ही नहीं कि तुम लोग इस तरह से करो उस तरह से करो। ज़्यादा अगर वो लोग परेशान कर देंगे तो ठीक है ना। वैसे मैं सभी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। किसी भाई का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है, 1 दिन हो जा रहा है, 2 दिन हो जा रहा है, तो वो भाई साहब एकदम हमारे ऊपर फिरंट हो जा रहे हैं, पगला जा रहे हैं कि क्या कर रहे हो नीलेश भाई, मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेरे भाई जैसे ही टाइम मिला है मैं सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। और जितने लोग आईडी नॉट मैच लिख रहा है ना तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाओ, वहाँ पर पुराना वाला मोबाइल नंबर डालो, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, फिर एक नया पासवर्ड बना लो, उसके बाद से लॉगिन करो, आसानी से लॉगिन हो जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है ना, 79 054 69 515। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, ठीक है ना, एक मैसेज कर देना, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा कि एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो कंप्यूटर का जनक है ना, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्राहम बेल, चार्ल्स बैबेज, फैराडे और सोरेनसन है। तो इसका राइट आंसर चार्ल्स बैबेज हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, ठीक है ना। और पीएच स्केल का जनक अगर पूछ देगा, पीएच स्केल का जनक बहुत बार पूछा जाता है, पीएच स्केल का जनक किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोरेनसन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दूध का हल्का पीला रंग, हल्का पीला बोला गया है, तो दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है। केसिन, कैरोटीन, लाइकोपीन और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है। जो दूध का हल्का पीला रंग होता है ना ये कैरोटीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है तो दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है तो दूध का आपका सफ़ेद रंग जो होता है ना वो आपका केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर पूछ देगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो ये आप लोग को क्लियर पता होना चाहिए कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, दिमाग में बैठा लो, दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के सामान्य शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य के समान शरीर का तापक्रम कितना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। अपने कॉपी में छाप लो, ठीक है ना, 100% पूछा जाएगा, लिख लो। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापक्रम कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो जो दांतों के डॉक्टर है ना वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो दांतों का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ये प्रश्न आपके मन में कन्फ्यूजन डालेगा, ठीक है ना, ये प्रश्न आपके मन में कन्फ्यूजन डालेगा, मुझे भी ये कन्फ्यूजन में कर दिया। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, जीनान
और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। अगर आपके ऑप्शन में हीलियम देगा तो हीलियम मार देना है, ठीक है ना। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, किताब में हीलियम दिया था, लेकिन जैसे ही मैं गूगल किया हूँ ना तो वहाँ पर क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन दिखा रहा था, ठीक है ना। क्या दिखा रहा था, नाइट्रोजन दिखा रहा था। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखो अगर ऑप्शन में हीलियम देगा तो हीलियम मार देना, अगर हीलियम नहीं रहेगा नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रोजन मार देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किताब में हीलियम बता रहा है और गूगल पर नाइट्रोजन बता रहा है। फिर से मैं सर्च करके देखा हूँ तो कुछ लोग हीलियम बता रहे थे और कुछ लोग नाइट्रोजन बता रहे थे। तो अगर हीलियम दिखेगा तो हीलियम मार देना है, नाइट्रोजन दिखेगा तो नाइट्रोजन मार देना है। अगर आप लोगों को हीलियम नहीं दिखेगा, नाइट्रोजन मतलब दोनों एक ही साथ दिख जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को दिमाग में बैठाए रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चींटियाँ तो एकदम आर्मी वालों का फैन है, ठीक है ना। चींटी के डंक में चींटी के काटने पर क्या लगाया जाता है। तो चींटी के काटने पर क्या लगाया जाता है, अम्ल, क्षार, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चींटिया के काटने पर क्या लगाया जाता है। तो चींटिया के काटने पर क्षार लगाया जाता है, ठीक है ना। चींटिया के काटने पर क्या लगाया जाता है, तो चींटिया के काटने पर क्षार लगाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में, चींटी जब हम लोग को काटती है तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चींटी के डंक में, आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अपने कॉपी में लिख लो, चींटी के काटने पर क्या लगाया जाता है, तो चींटी के काटने पर क्षार लगाया जाता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ, ए बी और ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा, रक्त मतलब खून है। जैसे खून का हम लोगों का ना, जैसे ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है और ओ ग्रुप होता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको दे सकता है। सर्व मतलब सबको हो जाएगा और दाता मतलब दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। ये जरूर इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, सर्वदाता पूछा जाता है और सर्वग्राही पूछा जाता है। यहाँ पर सर्वदाता है ना, तो आपका जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है ये सर्वदाता है, अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, क्या पूछ देगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सर्वग्राही पूछेगा ना तो राइट आंसर ए बी हो जाएगा। दोनों लिखो, फटाक से लिखो, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह आपका वो है, सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी है। दिमाग में बैठाए रखना, दो ही पूछता है। मतलब सर्वदाता का मतलब ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो अपना खून जैसे किसी को भी दे सकता है, सबको दे सकता है, चाहे कोई भी ग्रुप रहे। और जिसका ए बी रहेगा ना वो सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, मेरा तो ए प्लस है, मतलब ए पॉजिटिव है, ठीक है ना। आप लोगों का क्या है बताना जरूर। जिसका ओ होगा ना तो मेरे भाई वो किसी को भी दे सकता है अपना रक्त, मतलब अपना ब्लड, ठीक है ना। और जो सर्वग्राही है वो सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है। ये कॉमन सा प्रश्न है, अगर ये नहीं आता होगा ना मेरे भाई, ये सब हाईलाइटेड प्रश्न है, ये सब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है। स्टेपीज, फीमर, टिबिया
और नट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ पर पाई जाती है? फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो स्टेपिज दिया है ना, पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज है। पूछ देगा कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी आपका पैर में पाया जाता है, ठीक है ना। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप में सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और पूछ देगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है। और पूछ देगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस हो जाता है। ये पूरा आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक है, पौधे के वृद्धि मतलब पौधे को बढ़ने के लिए मिट्टी में क्या होना आवश्यक है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे के वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पौधे के वृद्धि के लिए मिट्टी में आपका नाइट्रोजन आवश्यक होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ? रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, रासायनिक परिवर्तन मान लो कोई भी ऐसा मतलब वस्तु है जिसमें बदलाव होता है, तो वो जब बदल जाता है तो दोबारा अपने अवस्था में नहीं आता है, तो उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, तो जब इसमें बदलाव होता है तो फिर से ये दोबारा अपने अवस्था में आ सकता है। जैसे मोमबत्ती रहता है, उसको अगर आप पिघलाओगे तो ये पूरा पिघल जाएगा, लेकिन दोबारा वो फिर से मोम बन के खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपने अवस्था में आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का होता है। जो अपने अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो अपने अवस्था में नहीं आता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ लिखा गया है कि दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से जब दही जमा लोगे तो दही से फिर दूध बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। दही से घी बना दोगे लेकिन दूध नहीं बना पाओगे। तो इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हजारों बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। मानव मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि मौलिक अम्ल, तो मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से एसिटिक अम्ल लिखा है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लिखा है। तो चिटिया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। लिखना नहीं बन रहा है। अगर इधर मैं क्वेश्चन किया होता तो लिखना बनता, देखूंगा अगले बार, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लोग देख लो। मानव मूत्र में आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। सेव में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चिटिया के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड, 1493 मीटर प्रति सेकेंड, 1531 मीटर प्रति सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड पर होती है, ठीक है ना। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन है, कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। माइकोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, माइकोलॉजी में, ठीक है ना। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपका लास्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। इसके बाद से रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग में आप लोगों को 5 में से 5 करना है, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग जिस टाइप का प्रश्न यहाँ पर लिया गया है उसी टाइप का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, बास इंडिकस, राना टिग्रीना, होमोसेपियंस और नॉट, इनमें से कोई नहीं। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है, ठीक है ना। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो गाय का वैज्ञानिक नाम आपका बास इंडिकस होगा और होमोसेपियंस। पूछ देगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होगा, गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होगा। अभी आप लोग के सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। मैं आप लोग को जितना भी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न कराया हूँ वो पूरा मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और जितना लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हो उससे बाहर जीके जीएस का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना। बस आप लोग को लगातार पढ़ाई करते रहना है। और जो लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो वो भी डाउनलोड कर लो तो सही रहेगा, ठीक है ना। और दूसरे को भी एप्लीकेशन के बारे में बताओ, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं सॉल्व करूँगा। बस जो डेवलपर लोग हैं उन लोगों पर बड़ा भयंकर गुस्सा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन देख रहा हूँ बस यही भर्ती है, क्योंकि अब भर्ती नज़दीक आ गई है तो मैं भी कुछ करना नहीं चाहता हूँ। बस जो लोग पढ़ाई करना है पढ़ाई करें, उसके बाद से फिर हम देखते हैं इन लोगों का, ठीक है ना। आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। देखो यार, जितना भी आपका मॉक टेस्ट है एप्लीकेशन में उसका पूरा का पूरा मैं यहाँ पर यूट्यूब पर जैसे क्लास करवाऊंगा, जैसे सॉल्यूशन के साथ। जो पहला मॉक टेस्ट में है ना, जैसे जो लोग परचेज किए 49 रुपया, तो उसमें जो पहला मॉक टेस्ट का मैथ का प्रश्न है वो इस मतलब चैनल पर मैं करा चुका हूँ और उसका मैं कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन में भी मैं पूरा सॉल्यूशन डलवा देता, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा ये वो। तो बस देखते हैं ये भर्ती, उसके बाद से फिर उन लोग को हम बताते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो आप लोग दिमाग लगाओ, ठीक है ना। यहाँ 5 दिया है, 11 दिया है, 23 दिया है, 41 दिया है, 65 दिया है। तो सबसे पहले देखो 5 है, फिर 11 है, फिर 23 है, फिर 41 है, फिर 65 है। तो देखो 5 से 11 हो गया है, बढ़ा है, 11 से 23 हो गया है और बढ़ गया है, 23 से 41 हो गया है और बढ़ गया है, 41 से 65 हो गया है और बढ़ गया है। तो देखते हैं कितना कितना बढ़ा है। 5 से 11 हुआ है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में कितना जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 में कितना जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 23 में आपका 18 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 11 के 1 और हासिल 1 2 1 3 1 हासिल 4। और 41 में कितना जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। देखो यहाँ 6 जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया, 18 जोड़ा गया, तो 24 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 24 जोड़ देंगे तो 41 में 24 जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 4 2 6 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 65 में क्या जोड़ेंगे, आगे क्या होगा। अब देखो सबसे पहले 6 जोड़ा गया, फिर 12 जोड़ा गया, फिर 18 जोड़ा गया, फिर 24 जोड़ा गया है, तो आगे भी 6 बढ़ा देंगे। 24 में 6 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। अब आगे कितना जोड़ देंगे, आगे 30 जोड़ देंगे, और ये 30 किस में जोड़ देंगे, 65 में जोड़ देंगे, लास्ट वाले अंक में। तो जब 65 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 95 होगा कि नहीं होगा, 95 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका
95 दिया है, तो इसको आप लोगों को राइट कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग से है, ध्यान से आप लोग देखो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी दिया है, देख लेते हैं जो भी है आपका, यहाँ पर है सी, ठीक है ना, सी दिया है, फिर आपका ई दिया है, उसके बाद से यहीं से इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको यहीं से कर लेते हैं। आपका सी है तो सी का डी लिखा है, सी का डी लिखा है, तो सी आपका 3 नंबर पर आता है और डी आपका 4 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका ई है तो ई, जैसे ई को जी लिखा है तो ई आपका 5 नंबर पर आता है, ठीक है ना, ई 5 नंबर पर आता है, और जी आपका कितना नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। उसके बाद से आपका आई है तो आई को आपका यल लिखा है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है और यल 12 नंबर पर आता है, ठीक है ना। इस तरह से शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, इस तरह से मिस्टेक होगा, इस तरह से देख लेते हैं। आपका सी है, सी लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, उसके बाद से एम लिख लेते हैं, उसके बाद से नीचे आप लोगों को भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है ना। डी लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, एल लिख लेते हैं और क्यूब लिख लेते हैं। अब देखो सी आपका 3 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है, उसी तरह से डी आपका 4 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है, यल 12 नंबर पर आता है, और क्यूब आपका कितना नंबर पर आता है, क्यूब आपका पी 16 नंबर पर, क्यूब 17 नंबर पर आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना कितना बढ़ाया गया है। 3 में कितना जोड़ा गया है कि 4 हो गया है, 3 में 1 जोड़ा गया है कि 4 हो गया है, 5 में कितना जोड़ा गया है कि 7 हो गया है, 5 में 2 जोड़ा गया है तो 7 हो गया है, 9 में कितना जोड़ा गया है कि 12 हो गया है, 9 में 3 जोड़ा गया है तो 12 हो गया है, 13 में कितना जोड़ा गया है कि 17 हो गया है, 13 में 4 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है, ठीक है ना। 13 में 4 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है, तो 1 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, तो आगे भी वही कर लेंगे, इसमें भी वही कर लेंगे, सेम कर लेंगे, ठीक है ना। करके देख लेते हैं। आपका सबसे पहले एफ दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले आपका एफ दिया है, ठीक है ना। तो एफ यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद से जी लिख लेते हैं, उसके बाद से आई लिख लेते हैं, उसके बाद से ओ लिख लेते हैं। अब एफ आपका 6 नंबर पर आता है, फिर जी आपका 7 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, उसके बाद से ओ आपका 15 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 पर जी आता है, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 पर आपका आई आता है। उसके बाद से आई है ना, तो आई में मतलब 3 जोड़ देंगे तो 3 मतलब 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 पर यल आता है, वो आपका 15 नंबर पर है, तो लास्ट में आपका 4 जोड़ेंगे ना, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 यस मतलब 19 नंबर पर आता है। GILS इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। GILS इज राइट आंसर है। यहाँ पर लिखा गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः मतलब एक बार और 180 डिग्री दाहिने घूमता है, तत्पश्चात मतलब उसके बाद 270 डिग्री बाएं घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जब भी इस तरह से पूछेगा, देखो सबसे पहला नंबर तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उत्तर किधर होता है, उसके बाद से दक्षिण किधर होता है, उसके बाद से पूरब किधर होता है, और पश्चिम किधर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। अब देखो ये जो उत्तर है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर आप आओगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बीच में से अगर मतलब मान लो यहाँ उत्तर पूरब बीच का दिशा हो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आओगे तो 45 डिग्री होगा। अगर पूरा घूमेगा तो 90 डिग्री होगा, और बीच में से जो दिशा निकलेगा तो वहाँ पर आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद से यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है, जैसे बाएं घूमेगा बोलेगा ना, यहाँ बाएं घूमेगा बोलेगा तो समझो लेफ्ट घूम रहा है, बाएं को लेफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, बाएं को लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद से आपका क्या हो गया, आपका राइट हो गया, ठीक है ना। जैसे दाएं को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। तो ये आप लोग दोनों पता रखना है, ठीक है ना। दाएं को क्या बोलते हैं, दाहिने को आपका राइट बोलते हैं, और बाएं को आपका लेफ्ट बोलते हैं। ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखो अब सवाल को करते हैं। बोला गया कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है, किधर मुँह करके खड़ा है, ये रहा आपका पश्चिम, पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है। यहाँ पर आप लोगों को पश्चिम लिख लेना है, ठीक है ना।
पश्चिम लिख लेना है। मैं आप लोग को ट्रिक से बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पश्चिम में पहले बैठाओगे, फिर 45 डिग्री इधर घुमाओगे, फिर 180 डिग्री, फिर उधर ये घुमाओगे, फिर 270 डिग्री इधर घुमाओगे। तो इस तरह से आप लोग को घुमाने का ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है ना, तो पश्चिम यहाँ पर लिख लेना है। जो भी दिशा यहाँ पर दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेना है। फिर बोल रहा है कि वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है। किधर घूमता है? दाहिने घूमता है। दाहिने को क्या बोलते हैं? दाहिने को देखो राइट बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो यहाँ पर दाहिने हो गया, कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। दाहिने 45 डिग्री हो गया। फिर बोल रहा है कि 180 डिग्री फिर से दाहिने घूमता है। तो दाहिने मतलब आर हो गया और 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। फिर से दाहिने घूमता है। अब बोल रहा है कि तत्पश्चात मतलब उसके बाद 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब बाएं को क्या बोलते हैं? बाएं को लेफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। और कितना डिग्री? 270 डिग्री, ठीक है ना। 270 डिग्री बाएं घूमता है। यहाँ लेफ्ट 270 डिग्री घूमता है। अब बोल रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो एक बात आप लोग दिमाग में बैठाए रखना, यहाँ राइट राइट 2 बार दिया है ना, तो दोनों जोड़ लेते हैं। एक राइट 45 घुमाए, मतलब एक बार दाहिने 45 डिग्री घुमाए, फिर एक बार दाहिने 180 डिग्री घुमाए। तो दोनों मिलाकर 145 और 180 मिलाकर आपका 225 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया आपका? 225 हो गया। इसको आप लोग देख लेना, ये 225 है, ठीक है ना। 225 डिग्री आपका राइट हो गया और 270 डिग्री लेफ्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा बार किधर घुमाए? सबसे ज़्यादा बार तो लेफ्ट की तरफ घुमाए। तो जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा देंगे, ठीक है ना। आपका लेफ्ट कितना है? लेफ्ट 270 डिग्री है, ठीक है ना। मतलब बाएँ 270 डिग्री है और राइट आपका कितना है? राइट आपका 225 डिग्री है, ठीक है ना। तो 270 में से 225 को घटा देंगे। अब यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो 0 7 से एगो हासिल लेगा, तो 7 एगो हासिल ले लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ 7 एगो हासिल दे दिया तो 6 बचा है। 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 2 में से 2 जाएगा, काट पीट हो जाएगा। फिर 45 डिग्री बचा। अब ये 45 डिग्री किसका है? 45 डिग्री आपका लेफ्ट वाले का होगा, क्योंकि लेफ्ट ही ज़्यादा है, राइट तो कम है। तो कम तो समाप्त हो जाएगा, जो ज़्यादा है वही ना बचेगा। मिला जुलाकर लेफ्ट घुमाए कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री बस लेफ्ट घुमाए। इसको अब याद रखना है, सब कुछ भूल जाना है। ये इसका मुख पश्चिम दिशा में था और पश्चिम दिशा से 45 डिग्री लेफ्ट घुमाए, मतलब लेफ्ट मतलब आपका उल्टा हो गया, ठीक है ना, घड़ी का विपरीत दिशा। तो 45 डिग्री पश्चिम से घुमा लेते हैं। 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो यहाँ पर आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग को ऐसे प्रश्नों को करना है। दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। ये मतलब कुछ श्रृंखला दिया है, इसको पूरा करने के लिए बोला है। तो देखते हैं इसमें क्या देखने को मिला है। 3 हुआ है, फिर 17 हुआ है, फिर 45 हुआ है, फिर 87 हुआ है। तो 3 में क्या किया गया है? 3 में 14 जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो 17 हो गया है। फिर 14 में क्या जोड़ा गया है? 17 में क्या जोड़ा गया है? फिर 45 हो गया है। तो 28 जोड़ा गया है, ठीक है ना। 14 मतलब 17 में 28 जोड़ा गया है तो 45 हो गया है। उसके बाद से आपका 45 में क्या जोड़ा गया है कि 87 हो गया है। तो 14 दूना 28, 14 तो यहाँ 42 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 14 का गुणा बन रहा है, तो यहाँ पर 42 जोड़ा गया है। 5 2 7 4 4 8 42 जोड़ा गया है तो आपका 87 हो गया है। अब देखो 14 का गुणा हो रहा है, 14 दूना 28, 14 तो यहाँ 42, तो 14 चौको 56 हो जाएगा। आगे कितना जोड़ा जाएगा? 56 जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? 87 में जोड़ा जाएगा। तो 87 में 56 जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जब 87 में 56 जोड़ लेंगे तो 6 7 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13, 1 हासिलवा 14, तो 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका 143 इसका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि ये मैं आप लोगों को जैसे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। 6 3 और 4 इसका राइट आंसर क्या होगा? में आप लोगों का ये वाला होमवर्क है और एक और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? अगले बार पूछा गया था, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? आप लोग अपने कॉपी में लिख लो और कल बताना है, कहीं से भी खोज कर इसका राइट आंसर लाना है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं ये आप लोगों को कल बताना है, ठीक है ना। अम्लों का राजा किसे कहते हैं कल आप लोग को इसका राइट आंसर देना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग पूरा का पूरा प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। राइटिंग वेटिंग धीरे धीरे सुधरता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।